आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से एक बार दिखा दीजिए, जोरदार तालियां बजाकर। ये आपकी तालियों की आवाज माननीय गृह मंत्री महोदय के कानों तक पहुंचनी चाहिए, उनके हृदय तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं जिस देश में हमें प्राकृतिक तौर पर बहुत सारी संपदाएं प्राप्त हुई हैं, और ये संपदाएं जिसके माध्यम से कृषक वर्ग अपने जीवन को जीने की पूरी कला को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारता है। और आज यही अवसर है जब इस प्राकृतिक खेती कृषक सम्मेलन में आप सभी इतनी अधिक संख्या में, इतनी अधिक तादाद में यहाँ उपस्थित हैं कि हम पूरे गौरव से परिपूर्ण हैं। माननीय हमारे बीच में मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, प्रदेश अध्यक्ष तथा अन्य अतिथि भी यहाँ इस मंच पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ साझा करेंगे अपनी बातें, अपने विचार, और आपकी तालियों का इजहार भी स्वीकार करेंगे। आपसे विनम्र आग्रह है कि बस अब आप जहां हैं वहीं अपने आप को स्थापित कर लीजिए, क्योंकि अब उन व्यक्तित्वों से आपका सामना होगा जिन्होंने देश को ऊंचाइयों पर स्थापित किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की, भारत की, हिंदुस्तान की एक अलग पहचान बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आदरणीय श्री अमित शाह जी, जो देश के पूर्व में सांसद रहे, सांसद होने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त किया, और उसके बाद उन्होंने गृह मंत्री होने के गौरव के साथ ही इस देश में कई ऐसी नीतियां लागू की जिनका हम सभी को कभी विश्वास भी नहीं था। ऐसे विश्वसनीय, कर्मठ, जिन्हें हम योद्धा भी कह सकते हैं, जिन्होंने इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर काम किए हैं, ऐसे माननीय अमित हमारे बीच में बस कुछ ही पलों में उपस्थित होने जा रहे हैं। आप सभी यहाँ पधारे हैं। ये बसामन मामा गौवंश वन्य विहार का वो क्षेत्र है, वो परिसर है, वो आंगन है जिस आंगन में आप गौ माता के, हजारों गौ माताओं के सेवा के भाव को साक्षात रूप से देख सकते हैं। माननीय अतिथियों के आगमन के साथ ही हम इस कार्यक्रम की गरिमापूर्ण कड़ी आपसे निरंतर जोड़ते रहेंगे। आप यहाँ कृषक वर्ग जो है, वो कृषक वर्ग हमेशा माटी की सौंधी खुशबू और माटी को अपने जीवन में महत्वपूर्ण अंग मानता रहा है। उस कृषक वर्ग के प्रति, प्राकृतिक तरीकों से खेती करने वाले आप समस्त किसान भाइयों के प्रति विश्वसनीयता व्यक्त करने का भाव लेकर हमारे बीच में अतिथियों का आगमन यहाँ हो रहा है। आप सभी से हमारा आग्रह, विनम्र निवेदन, कृपया जब अतिथि मंच पर आ जाएं तो उस समय आप जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करेंगे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और वैसे तो आभार अंत में प्रकट किया जाता है, लेकिन कृतज्ञता आप आरंभ में भी प्रकट कर सकते हैं। और ये कृतज्ञ भाव इसलिए कि आपकी भावनाओं के अनुरूप किसानों के हित में भारत सरकार निरंतर काम कर रही है, और उस भारत सरकार के संकल्प को प्रदेश सरकार भी ठोस धरातल पर उतारने में सफल रही है, सक्षम रही है। और कृषक जनोपयोगी बहुत सारी नीतियां, बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ आप समस्त किसान भाइयों को प्राप्त हो रहा है।
आप सभी से निवेदन है कि हमारे अतिथियों के मंच पर आगमन के पूर्व जब वे कृषि प्रदर्शनी का, यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, उस समय भी यदि आप तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे तो ये आपकी आवाज, तालियों की गड़गड़ाहट उनके हृदय तक पहुंचती रहेगी। सही हो गया, हिल रहा था तो सही है ना? हाँ हाँ ठीक सर। हमारे बीच में इस मंच पर उपस्थित अतिथियों का भी आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे आग्रह को जिन्होंने विनम्र भाव के साथ स्वीकार किया है, ऐसे अतिथियों में हमारे इस मंच को अपने उपस्थित होने के साथ लोकसभा क्षेत्र के रीवा के सांसद माननीय श्री जनार्दन मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय सोनवड़े सर से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। इसी क्रम में श्री नरेंद्र प्रजापति जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र मनगवा, वे भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी हम पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय श्री दिव्यराज सिंह जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उनका भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय श्री नागेंद्र सिंह जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र गूढ़, वे भी हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं। उनका भी यहाँ स्वागत किया जा रहा है। माननीय श्री सिद्धार्थ राज तिवारी जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र त्योंथर, वे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत। माननीय श्रीमती नीता कौल जी, अध्यक्ष जिला पंचायत रीवा, वे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सोनवणे सर से कि वे उनका स्वागत करें। स्वागत की परंपरा हमारे इस भारतीय संस्कार पद्धति का एक अभिन्न अंग है। अतिथियों का आगमन होता है तो यहाँ के निवासियों को मेजबान बनने का अवसर मिलता है। आप सभी मेजबान हैं और अतिथि हमारे लिए यहाँ उपस्थित हैं। कुछ अभी इस मंच पर हैं और कुछ पलों बाद इस मंच पर हम सभी के बीच उपस्थित होंगे। एक बार पुनः ये जानकारी देते हुए कि इस आयोजन में जहां महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर जिस क्षेत्र में हम उपस्थित हैं, इस क्षेत्र को बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के नाम से जाना जाता है। और वो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन है, इसे बताने के लिए सिर्फ इतना कहना आवश्यक है कि बसामन मामा गौवंश वन्य विहार पूर्वा के क्षेत्र में हम यहाँ आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षक के तौर पर बसामन मामा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोक देवता के रूप में उनकी ख्याति है और मध्य प्रदेश सरकार ने उनके नाम से एक पुरस्कार भी घोषित किया हुआ है। बसामन मामा रीवा मध्य प्रदेश के लोक देवता हैं और उनकी कहानी लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। जो एक वीर परोपकारी व्यक्ति थे। लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने पीपल के वृक्ष की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। बसामन मामा श्रद्धा और स्थानीय आस्था के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु हैं। लोक कथाओं के अनुसार वे प्रकृति प्रेमी थे और बचपन से ही पौधों और पेड़ों को संरक्षित करने का उनका संकल्प बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
जब भी पेड़ों की कटाई होती थी, जंगल कटते थे, तो वो उसके घोर विरोधी बनकर सामने आते थे। एक मिनट, किसका था? अच्छा, सूची दिखाई, सूची ये है, ये हम करेंगे शिवशंकर शुक्ला। मैं श्री शिवशंकर शुक्ला जी से आग्रह करूंगा कि वे माननीय श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का यहां स्वागत करें। और मैं आपसे बात कर रहा था, आपकी तालियां बजने में कोई कंजूसी ना करें। अतिथियों का स्वागत जब भी हो, आपकी तालियां प्रेम पूर्वक उनके हृदय तक पहुंचना आवश्यक है। बसामन मामा, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें सिद्धियां प्राप्त थी और वे इस तरह संकट में लोगों की रक्षा भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। एक कटे हुए पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने समाधि ली थी और उस वृक्ष की आज भी पूजा होती है और वे वन संरक्षण के प्रतीक के तौर पर आज भी लोगों के हृदय में स्थापित हैं। एक गौवंश संरक्षण केंद्र, गौशाला, गौवंश वन्य विहार स्थापित किया गया है, जहां हजारों गायों को संरक्षण दिया जाता है और भविष्य में भी उनके द्वारा जो उत्पाद प्राप्त होते हैं गौ सेवा के माध्यम से, उन उत्पादों के बड़े परिष्कृत स्वरूप भी आपके उपयोग में, दैनिक उपयोग में काम आते रहेंगे। ऐसी संकल्पना को भी इस वन्य विहार में स्थापित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती के इस विशाल प्रेमी जनसमूह के प्रति हम पूरी तरह से कृतज्ञ हैं और इस भावना को आज स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि आपकी उपस्थिति इस आयोजन में, कृषक महासम्मेलन में पूरी तरह से साफ तौर पर आपके विश्वास का प्रतीक है। पहले इसका होगा आगमन और उसके बाद लैम्प लाइटिंग। जी ये दोनों और लैम्प लाइटिंग का कंफर्म करने को मैं बता रहा हूँ। जी तुमको बता दें। आपके हृदय की धड़कनों को सुनने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आपके मन में जो विश्वास था वो अब आत्मविश्वास में परिवर्तित होता जा रहा है। आपका आत्मविश्वास प्रबल है और इसी प्रबलता का सबसे बड़ा प्रमाण है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का इस परिसर में यहां आना। कुछ ही पलों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव जी, उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी तथा अन्य अतिथि यहाँ पधारेंगे। इस मंच पर हमारे बीच में सम्मानीय अतिथि पूर्व से ही विराजमान है, जिसमें सांसद महोदय आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी उपस्थित हैं। एक बार पुनः मैं चाहूंगा मंच पर बैठे हुए समस्त अतिथियों के प्रति आपकी जोरदार तालियां इस बात की गवाही दें कि हम अतिथियों के आगमन से प्रसन्न होते हैं, मेहमानों के स्वागत के लिए सदा आतुर रहते हैं और यही भावना हम सभी को अपने देश की उस संस्कारित पद्धति से जोड़ती है जिसके माध्यम से अतिथि देवो भव का संकल्प हमारे साथ सदा जुड़ा रहता है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय इस समय बसावन मामा गौवंश वन्य विहार के अवलोकन हेतु पहुंच चुके हैं और वहां वे गौवंश के संरक्षण के लिए किए जा रहे समस्त कार्यों का अवलोकन और उनका गहन चिंतन करने के बाद इस परिसर में जो कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है उसका अवलोकन करेंगे और सीधे इस मंच पर आकर आप सभी की भावनाओं के अनुरूप आपसे जुड़ेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश सफलता के 2 वर्ष और ये उनके कार्यकाल की वो विकास गाथा है जिस गाथा ने इस प्रदेश को कई ऊंचाइयां दी हैं। शमशेर जी, दीप प्रज्वलन वाला तैयार रखिएगा एकदम। बाकी आपकी उपस्थिति और आपकी आपसी चर्चा संभवतः एक ही बात सोच रही होगी, आपस में एक दूसरे के हृदय तक पहुंचा रही होगी कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के दर्शन कब होंगे। बस कुछ ही पलों की बात है जब इस देश की यदि हम कुछ व्यवस्थाओं को देखें तो आदरणीय श्री अमित शाह जी का महत्वपूर्ण योगदान है और वो ऐसे निर्णय थे, ऐसे ठोस और कठोर निर्णय थे जिन निर्णयों के बल पर आज हम
सांस ले पा रहे हैं खुले वातावरण में। मंत्री जी आ गए, लखन सिंह जी, उनका स्वागत हम ही कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय मंत्री महोदय श्री लखन सिंह जी पटेल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आदरणीय शिवशेखर जी से आग्रह करूंगा कि वे उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। तालियां बजाने में आपने फिर देरी कर दी। अतिथियों के प्रति आपका प्यार, आपकी तालियों का इजहार उनके हृदय को तभी स्पर्श करेगा जब वो कानों के जरिए हृदय तक, दिल तक पहुंचेगा। बहुत बेसब्र निगाहें हैं हमारी, हम उन स्थानों की तरफ आप सभी की बार बार निगाहें जा रही हैं जहां से मुख्य अतिथि महोदय का प्रवेश होगा, और उनका प्रवेश निश्चित तौर पर भारत की उस शक्तिशाली निर्णय लेने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा जो आपने देखी है देश की सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को मजबूत बनाने के लिए। माननीय श्री अमित शाह जी, बस कुछ ही पलों की बात है, आपसे जुड़ेंगे इस मंच पर। आज यहां 2 लाभार्थियों को, प्रगतिशील कृषकों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय के करकमलों से वो उपहार मिलेगा संकल्प पत्र के रूप में, जिसको उन्होंने प्राकृतिक तौर तरीकों को अपनाकर खेती को बेहतर बनाने में योगदान के रूप में प्रदान किए हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री महोदय जो आपके क्षेत्र के प्रति सजग प्रहरी हैं और जिन्होंने इस कार्यक्रम की संरचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, ऐसे मुख्यमंत्री महोदय का दायित्व निभाते हुए आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी के प्रति भी आज कृतज्ञ भाव का दिन है, क्योंकि उनकी और प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय की जुगलबंदी का सुखद परिणाम है कि आज हमारे बीच में माननीय श्री अमित शाह जी यहाँ उपस्थित हो पाए हैं। आज के इस कार्यक्रम में मंचासीन समस्त अतिथियों का हम बार बार अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बोल दिया सर, बोल दिया आपने फोन पर बोल दिया, DIO को बोल दिया, बोलते केवल स्वागत का म्यूजिक रहेगा, उसके बाद स्वागत उद्बोधन के लिए स्वागत वगैरह जरा ज़्यादा जोशीला करना, जी थोड़ा तालियां बजा के हाथ उठा के जो भी आपको भारत माता की जय ठीक है, बाकी कुछ है नहीं तो स्वागत तो भारत माता की अक्सर 26 जनवरी 15 अगस्त के दिनों में हम एक उद्घोष बहुत करते हैं और वो उद्घोष अपनी भारत माता के प्रति होता है। तो आइए एक बार कोशिश करके देख लेते हैं कि वो उद्घोष हमारे दिल में है या नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक कमी देखी गई कि आपने जय घोष तो बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने हाथ ऊपर उठाकर उस जय घोष को सार्थकता नहीं दी। तो जब हमारे अतिथि महोदय यहां पधारेंगे तो उस जय घोष को हम पूरे पुरजोर तरीके से हाथ ऊपर उठाकर फिर जय जयकार में सहभागिता देंगे। बस ये मांदल के स्वर जो थाप हमें सुनाई दे रही है, ये संगीत की लोक परंपरा है, लोक संस्कृति है,
और उस लोक संस्कृति, लोक परंपरा को यहाँ अतिथियों के स्वागत में प्रस्तुत करने के लिए कलाकार मुख्य द्वार पर उपस्थित हैं। बस आप सोच रहे होंगे थोड़ी देर, तो ये बेहतर तरीका है प्रतीक्षा को और मजबूत करने के लिए, बलवती बनाने के लिए, बलशाली बनाने के लिए। और यही कारण है कि आप मन से मजबूत हैं, तन से मजबूत हैं, तभी तो आप कृषक हैं। क्योंकि कृषक मन और तन से जब मजबूत हो जाता है तो धन खुद ब खुद उसकी झोली में आकर गिरने लगता है। आप उसी सक्षमता को अर्जित करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हैं। और ये आप देख रहे होंगे, आपने प्रवेश करने के बाद यदि पीछे मुड़कर ना देखा हो तो एक बार अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे पीछे देखिए। अभी साउंड का आउटपुट थोड़ा सा कम कर दीजिए। माननीय अतिथि महोदय, इस समय पूरे मनोभावों के साथ आज के इस आयोजन में गौ वंश का संरक्षण का तौर तरीका देखते हुए इस परिसर में लगी हुई खेती किसानी के उपयोग में आने वाली प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद इस मंच पर उपस्थित होंगे। अब आप देख पा रहे हैं त्रिमूर्ति सामने है और त्रिमूर्ति में देश का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी और उसके साथ प्रदेश का नेतृत्व करने की जिनके पास योग्यता है डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, तीनों के ये स्वरूप हमें प्रेरित करते हैं कि देश के प्रति, समाज के प्रति, उस वर्ग के प्रति यदि अपनी भावनाओं को और मजबूती से स्थापित करना है तो घर घर में जाकर शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सार्थक प्रयत्न करना होगा। और उस प्रयत्न में कितनी सफलता मिली है ये आप सभी की जनसमूह की उपस्थिति से यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। हलचल है सभी के दिलों में, हलचल है पूरे वातावरण में, हलचल है पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अतिथियों के स्वागत की परंपरा को निभाने के लिए। शमशेर जी कंसोल पर आपकी जानकारी के लिए साउंड और शमशेर जी वीडियो के लिए और सूचना और पुख्ता हो गई है कि अब समय अधिक नहीं है। मुख्य अतिथि आपके साथ इस मंच पर जुड़ेंगे। आप सभी अपना स्थान ना छोड़ें, बैठ जाएं। जो खड़े हैं या इधर उधर घूमने की कोशिश कर रहे हैं, बैठ जाइए, व्यवस्था को स्वीकार कीजिए। आगे स्थान खाली है तो वहां बैठकर स्थान अपना सुनिश्चित कर लीजिएगा। माननीय अतिथियों के आने की प्रतीक्षा अब पूर्ण होने जा रही है। किसानों के बारे में किसी कवि ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी। उन्होंने लिखा था कि अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो कृषक क्षेत्र के इतिहास में एक विश्वसनीय भाव जोड़ सकते हो। आप सभी का यहाँ वही विश्वसनीय भाव आज धरातल के रूप में
आप सभी मंच से जुड़े रहें। बस भ्रमण पूरा हो चुका है गौशाला का, वन्य विहार का, और माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मुख्यमंत्री महोदय के साथ, उप मुख्यमंत्री महोदय के साथ, प्रदेश अध्यक्ष महोदय के साथ यहाँ इस परिसर में शीघ्र ही प्रवेश करने जा रहे हैं। बैठ जाएं अपने स्थान पर। निर्धारित बैठक व्यवस्था का सदुपयोग कीजिएगा, क्योंकि संक्षिप्त समय का ये कार्यक्रम आप सभी की विशाल उपस्थिति के साथ, और बनारस नामांकन के लिए गए थे और पत्रकारों ने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ना मुझे किसी ने यहाँ पर भेजा है, ना मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। ये नरेंद्र मोदी जी ने उस समय कहा था। और आज जब आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि अमित शाह जी यहाँ पे कैसे आए हैं। तो इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचता हूं कि 9000 से ज्यादा जो गौ माताएं यहाँ पर हैं, उन्होंने अमित शाह जी को यहाँ पर बुलाया है। बेसहारा सड़कों में घूमती हुई गायें खेतों में जाएं, यदि गाय दूध देना बंद कर दे और खेतों में जाएं तो डंडा लेके लोग उनको भगाएं, जिसके शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता हो। इस धरती में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसके मलमूत्र को देख के लोग दूर नहीं भागते हों। अकेले गौमाता और गौवंश हैं जिनके मल और मूत्र की पूजा में जिसका उपयोग होता है। यदि इनके गोबर और गौमूत्र का उपयोग कर लिया जाए तो प्राकृतिक खेती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारी ये विरासत है, हमारी संस्कृति है। पूरी खेती रासायनिक खादों से मत करो। यदि 50 एकड़ है तो 5 एकड़ में, 10 एकड़ की खेती है तो 1 एकड़ में, एक फसल में, एक मौसम में एक फसल। यह प्राकृतिक खेती का आह्वान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो भी गौ माताओं के गोबर और गौमूत्र से ही संभव हो सकता है। और इसलिए यहां पर तो आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि शुरुआत तो हुई थी कि यहां पर गौओं का संरक्षण होगा और संवर्धन होगा, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया में सुना कि अमित शाह जी भी ये कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का बाकी समय प्राकृतिक खेती के लिए दूंगा, तो मैंने फिर कहा कि ये गौवंशों के गोबर गौमूत्र से प्राकृतिक खेती का प्रकल्प यहाँ पर शुरू किया जाए। मास्टर ट्रेनर बुलाए जाएं, यहाँ के किसानों को ट्रेनिंग दी जाए, वो किसान भी मास्टर ट्रेनर बने और धीरे धीरे करके और इस क्षेत्र को प्राकृतिक खेती के मामले में हिंदुस्तान का नंबर 1 का जिला बनाने का काम हम लोग करें। तब जाके प्रधानमंत्री जी के आह्वान, क्योंकि समृद्धशाली भारत और शक्तिशाली भारत, आत्मनिर्भर तभी होगा जब स्वस्थ नागरिक होंगे, हमारी धरती माता स्वस्थ होगी। और इसके लिए रासायनिक खादें डाल के हम वहां पर जो सूक्ष्म जीव है उसको मार रहे हैं, लगातार मार रहे हैं। उनको जीवित करने की आवश्यकता, उनको बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए घन जीवामृत, जीवामृत, इस प्रकार के बीज अमृत, इस प्रकार की चीजों का उपयोग कैसे हो सकता है। यहाँ पर उपस्थित हजारों की संख्या में जो किसान हैं, उनको आह्वान करने के लिए आदरणीय अमित शाह जी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। और इसलिए आज आप यहाँ पर पधारे हैं, आपका स्वागत करते हुए हम लोगों को बहुत प्रसन्नता है। और आप ये मानिए कि आपका यहाँ पर आना, प्राकृतिक खेती और गौ सेवा और गौ संरक्षण, ये तमाम जो ये काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको एक नई ताकत मिलेगी, ये एक नई गति मिलेगी। हमारे किसान, जब से आपके आने की सूचना हुई है, लोगों में गौ संरक्षण क्या है, संवर्धन क्या है, उसका क्या महत्व है और प्राकृतिक खेती का क्या महत्व है, आने वाली पीढ़ी किस तरीके से। आज हम लोग, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, और जब स्वास्थ्य का परीक्षण होता है तो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फैटी लीवर, इस प्रकार की जो बीमारियां फैलती जा रही हैं, उसको यदि रोकना है तो हमें किसी भी कीमत पर प्राकृतिक खेती को अपनाना पड़ेगा और उसको एक जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। तब जाके हम आने वाले समय में जो समृद्धशाली और विकसित और आत्मनिर्भर भारत 2047 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाना चाहते हैं, उसको लंबे समय तक कायम करेंगे और भारत विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। एक बार फिर से आपका अभिनंदन करते हुए
क्योंकि आपने देश के उलझे हुए मामले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे थे, आतंकवाद और नक्सलवाद हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा था, वो तमाम तरह के जो मुद्दे हैं जो अभी आपने लोकसभा में बोला है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका विरोध किया गया और जिन मुद्दों का विरोध किया गया उसके कारण क्या दुर्गति हुई है, वो सारे मुद्दे को यदि मजबूती के साथ यदि प्रबल इच्छा शक्ति आपकी नहीं होती, या लौह पुरुष जैसा यदि आपका कार्यशैली नहीं होती, तो शायद इन उलझे हुए मामलों को सुलझाना आसान नहीं होता। इसलिए आज आपको अपने बीच पर पाकर हम लोग बहुत ही उल्लास से भरे हुए हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत, आपका वंदन, आपका अभिनंदन करते हुए हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी श्री हेमंत खंडेलवाल जी से आग्रह है कि कृपया वे पधारें। आज रीवा में सहकारिता और कृषक सम्मेलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के आदरणीय हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, आपके विंद के लोकप्रिय हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, प्रभारी मंत्री हमारे प्रहलाद पटेल जी, हमारे प्रभारी महेंद्र सिंह जी सहित हमारे सभी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि, आज भाई और बहनों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का दिन यहाँ सहकारिता और कृषक सम्मेलन हमारे कवि हृदय और राष्ट्र नायक अटल जी की जन्म जयंती पे हो रहा है। विंध्य की ये पावन धरा, यह विशाल कार्यक्रम जिसमें हमारे यशस्वी गृह मंत्री आज आए हैं, यह विंध्य की पावन धरती अटल जी की विचारधारा, राजभक्ति और सुशासन की साक्षी रही। यहाँ की माटी में आज भी उनके विचारों की गंध है और शब्दों की ऊर्जा और उनके सपनों की चेतना विद्यमान है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी और को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में सरकार की कृषि को लाभ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए आप कई नवाचार कर रहे हैं। अमित शाह जी द्वारा प्राकृतिक खेती और प्रकल्प का उद्घाटन एक ऐसा ही प्रयास है जो किसानों को नई दिशा और नई सोच और नई संभावना की तरफ ले जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन चला रहा है, जो हमारे सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चल रहा है। आइए हम सब मिलके उस प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाएं जिसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। आने वाले समय में किसान भी समृद्ध हो, हम भी स्वस्थ रहे और अटल जी के सपनों को हम साकार करें। और इसलिए आज हमारे सबके प्रिय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मध्य प्रदेश में इस पावन प्रकल्प के लिए आपके यहाँ आने का आपका धन्यवाद करता हूँ। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी सहित पूरी टीम को इस सुंदर प्रकल्प के लिए बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यह अलग प्रदेश के पूरे हिस्से में जाएगी। मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद। अब विनम्र आग्रह स्वीकार करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। बसावन मामा गोवंश वन विहार के इस गौरवमय कार्यक्रम में हमारे बीच भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी मौजूद है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित शाह जी के लिए। सच में हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं और उनके प्रत्येक काम के मामले में कैसी कैसी रुचि है
कई मामलों में मुझे भी और नई जानकारी आती रहती है। आज जब यहाँ गौशाला का भ्रमण कर रहे हैं और भाई साहब ने कहा कि वो स्वयं 35 साल पहले जैविक खेती का अपना प्रयोग करके सफलतापूर्वक अपना कॉन्फिडेंस भी के साथ इस बड़े प्रोजेक्ट के मन में जैसा हमारा सबका भाव है, जोरदार अभिनंदन करें। सच में आज उनका ये रूप मुझे देखकर आनंद आ गया। माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी जिनके प्रयास से यह शासकीय गौशाला प्रारंभ हुई, यह नया प्रकल्प प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर माननीय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी हमारे बीच, हेमंत जी भी लगातार ऐसे गौशाला और बहुत सारे काम जैविक खेती के करते हैं। उनका भी विविध रूप है, बहुरंगी, उनकी अपनी उनके व्यवस्थाओं के आधार पर स्कूल का, गौशालाओं का, दूध उत्पादन का, फूड पार्क का, एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी रुचि रखते हैं हेमंत जी। माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हमारे प्रभारी और सारे जनप्रतिनिधि जोरदार अभिनंदन कर दे। समय की कमी है, मैं ज्यादा न बोलते हुए माननीय गृह मंत्री जी को बुलाऊंगा। उसके पहले 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, जिनके आशीर्वाद के बाद हमारे अपने सरकार के गठन के साथ हमारे माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार नवाचार को, अच्छे कामों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। और खासकर ये बताना चाहूंगा, हमारे प्रदेश के अंदर किसानों की आय बढ़ाने के लिए, दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी बनासकांठा से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और आप सहकारिता मंत्री भी हैं, इस नाते से किसानों की आय खेती की फसल से तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन भी बढ़े और दूध उत्पादन के आधार पर घर घर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आए। इसलिए दूध और दुधारू पशु, देसी पशु जिनके आधार पर हमारे गोवंश से हमारी खेती का भी रकबा सुधरे, खेती की आय भी बढ़े, ऐसे उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से MOU किया और दूध उत्पादन में भी पशु जिनका दूध ज्यादा उत्पादन होता है ऐसे कई काम बढ़ा रहे हैं। जब हम गौशाला बढ़ा रहे हैं तो घर घर गोपाल, जिनके घर गाय वो गोपाल, इसलिए गोपाल कृष्ण भगवान की हमने प्रयास किया कि गौशालाओं के अलावा घर घर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहिए, उनको अपनी दूध की सही दाम मिलना चाहिए और उन्नत पशुओं की नस्ल घर घर पहुंचना चाहिए। इसलिए आपने कहा था पिछली बार 2024 दिसंबर में कि अभी राज्य में 9% दूध का उत्पादन होता देश के आधार पर, आपके आशीर्वाद से 5 साल में इसको 20% तक ले जाएंगे, 20% तक। जोरदार अभिनंदन करें, ये बड़ा संकल्प है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूरा होने वाला है। 1 साल के अंदर, पिछले साल तक राज्य में हम 9000 लीटर दूध का उत्पादन करवा रहे थे, लेकिन अभी अभी आंकड़ा आया है पशुपालन विभाग के द्वारा, अभी हमने 12000 लीटर दूध का प्रति दुग्ध संघ हमारे पास ये आंकड़ा आया है। 25% खरीदने के आधार पे बढ़ा है, लेकिन इसको 20% तक ले जाना है। और ये निराश्रित गौ माता है जिनमें 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है, ये दर दर क्यों भटके? वास्तव में इसका सारा प्रबंधन करने के लिए हमने नगरीय निकायों में, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, प्रत्येक गौशाला को 20 रुपया प्रति गौमाता के बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता करने का निर्णय किया है। ऐसे कई और निर्णय मैं बता सकता हूं, लेकिन आज समय की कमी है। आज तो मन आनंद से भरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण मध्य प्रदेश को गौरव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित हुआ और हमारी जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की यात्रा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी माननीय अमित जी के नेतृत्व में आपके अध्यक्षीय कार्यकाल में हुई थी। तो मैं आज आपको केवल राज्य के 2 हिस्से,
एक ग्वालियर में अटल जी के जन्म स्थान पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा के अलग अलग प्रकार के उद्योग धंधों का भूमि पूजन किया और युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, गरीबों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, किसान और महिला की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट का वहां आपने शुभारंभ किया और यहाँ गौशाला के अंदर हमको प्रोत्साहन देने आए। जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लगातार आपका ये मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आपका लिए हमारे पास तो एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला वर्ष हमारा किसान कल्याण वर्ष है, कृषि उत्सव वर्ष के रूप में मनाने वाले हैं। माननीय भाई साहब, आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य के किसानों की बेहतरी के लिए और बड़ा संकल्प करने वाली है। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। धन्यवाद। अब एक वीडियो फिल्म का प्रदर्शन होगा जिसका मूल विषय है बसामन मामा गौवंश वन्य विहार एवं प्राकृतिक खेती। आगावो अग्मना उत भद्रम अक्रना सीदंतु गोष्ठे रण्यस्वमे। हे गौ माताओं, आप सुखपूर्वक गौशालाओं में निवास करें और अपने अस्तित्व से हमारे समाज, हमारी कृषि और हमारे जीवन को समृद्धि प्रदान करें। भारतीय अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के जिला रीवा के ग्राम पुरवा में भगवान बसामन मामा की पुण्य भूमि पर बसामन मामा गौवंश वन्य विहार की स्थापना की गई। ये परियोजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गौवंश संरक्षण और प्राकृतिक खेती की अवधारणा पर आधारित है। नेचुरल फार्मिंग भारत का अपना स्वदेशी विचार है। ये हमने कहीं से इंपोर्ट नहीं किया है, यानी हमारी ट्रेडिशन से जन्मा है। हमारे पूर्वजों ने तपस्या करके इसको तैयार किया है और ये हमारे पर्यावरण के अनुकूल है। और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी द्वारा प्रतिपादित आत्मनिर्भर भारत और प्राकृतिक खेती की सोच को व्यवहारिक धरातल पर साकार करती है। मैंने तो तय किया है मेरे बाकी का जीवन वेद, उपनिषद और प्राकृतिक खेती के लिए खर्च करूं। ये प्राकृतिक खेती ये इस प्रकार का एक वैज्ञानिक प्रयोग है जो कई प्रकार के फायदे। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश शासन की स्पष्ट गौ संवर्धन नीति, दृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति। हमने एक योजना बनाई कि एक 5000 से बड़ी गौशालाएं जो चलाएंगे उनके लिए भी प्रति गौमाता 40 रुपया और 125 एकड़ जमीन तक भी हम निःशुल्क देंगे ताकि बड़ी गौशाला भी बहुत आराम से चले और गौशालाओं के माध्यम से दूध उत्पादन भी करो, गोमूत्र भी, और गोमूत्र के बहुत सारे अर्क से लेकर बहुत सारी चीजें बनती है। और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के अटूट संकल्प एवं जन भागीदारी के माध्यम से आज ये गौवंश वन्य विहार साकार रूप में हमारे सामने खड़ा है। बसामन मामा गौवंश वन विहार इस समस्या को ध्यान में रख के बनाई गई। सड़कों में बैठी हुई गौ माताएं दुर्घटना का शिकार होती हैं। ये परिस्थितियां बहुत ही चिंताजनक थी, ये एक बड़ी समस्या थी। ये वेद, पुराण, उपनिषद हर जगह गौ माता के महिमा का बखान किया गया है। कोई भी संत और महात्मा जब अपना प्रवचन करते हैं तो गौ माता की महिमा का बखान करते हैं। अब विनम्र निवेदन स्वीकार करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
माननीय अमित शाह जी से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे दो ऐसे प्रगतिशील कृषकों को जिन्होंने प्राकृतिक तरीके से खेती कर कुछ नए अध्याय जुड़े हैं, श्री विवेक सिंह भदौरिया, पिता श्री राज ललन सिंह, दुबहा सिरमौर, कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग रीवा, जिनका रकबा 2 एकड़, प्राकृतिक फसल गेहूं एवं सब्जी उत्पादन संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय के हाथों से जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और अब श्री भूपेंद्र सिंह, ग्राम खारा, धनवरिया, प्राकृतिक खेती में आपने महत्वपूर्ण योगदान देने का संकल्प लिया है। ये संकल्प पत्र माननीय गृह मंत्री महोदय के कर कमलों से उनके हाथों तक। धन्यवाद। और अब वो समय आ गया है जब हम अपने उस व्यक्तित्व को सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें आदरणीय श्री अमित शाह जी का। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे भाई, विंध्य की धरती पर ऐसी आवाज क्यों है? दोनों हाथ उठाकर प्राकृतिक खेती और गौ संवर्धन के हमारे संकल्प को दृढ़ीभूत कर प्रचंड आवाज से बोलना है। दोनों हाथ उठाइए जरा, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी, यहीं के जनप्रतिनिधि और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री राजेंद्र शुक्ल जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, मेरे मित्र और पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी, श्री एदल सिंह कंसाना जी, कृषि विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री लखन पटेल जी, पशुपालन और डेयरी मंत्री मध्य प्रदेश, यहां के लोकप्रिय सांसद जनार्दन मिश्र जी, उपस्थित सभी विधायकगण और हमारे भाजपा के प्रदेश संगठन के प्रभारी श्रीमान महेंद्र सिंह जी, और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले आज भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ करता था, और मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यही के वीर बहादुर सिंह जी थे। तब अटल जी वघेली बोली में ही वीर बहादुर सिंह के साथ बात करते थे। और मित्रों, अटल जी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व दिया। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर दिखाया। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका वक्तव्य और जीवन दोनों एक समान होते हैं। सन्माननीय अटल जी उसी श्रेणी के राजनेता रहे
मैं मनपूर्वक अटल जी को श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आज ये मध्य प्रदेश का रीवा क्षेत्र शहन एक विकसित क्षेत्र में बढ़ रहा है। आज एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे रीवा में, रीवा से प्रयागराज हो या जबलपुर, बहुत अच्छी 4 मार्गीय सड़कों का विकास हुआ है। और अभी मैंने उतरते वक्त मोहन जी को पूछा कि भैया देर हो जाएगी तो उड़ पाएंगे क्या? तो मोहन जी ने कहा रीवा का एयरपोर्ट अब 24 घंटे विमान लेकर दिल्ली जा सकता है। अनेक चीजें हैं जो बताने लायक है, मगर समय हमें परमिट नहीं करता है। मित्रों, आज मुझे उप मुख्यमंत्री साहब मिलने आए थे। उन्होंने कहा था हमारे रीवा में बसामन मामा गौवंश बिहार बन रहा है, एक देखने जैसा प्रकल्प है। मैंने उनको बताया था कि मैं जब भी मध्य प्रदेश आऊंगा जरूर रीवा आकर बसावन मामा गौवंश प्रोजेक्ट को देखूंगा। और आज मैं जाकर देख कर आया, एक बहुत अच्छा निदर्शन प्रयोग जो कई सारे किसान का काम करने वाले, गौ पालन का काम करने वाले हमारे अच्छे किसान हैं, उनको आगे मार्गदर्शन कर सकता है। ऐसा एक बहुत अच्छा प्रकल्प यहां बनाया गया है। यहां गौशाला भी है और गौशाला के साथ साथ गाय के गोबर से निर्मित प्राकृतिक खेती की पूरी श्रृंखला और 5 स्तरीय खेती, जो सब्जी भी उगाती है, बेले भी देती है, पपीते जैसे मध्यम कद के फल भी देती है, बीच में चने और छोटे क्रॉप भी होते हैं, दलहन भी होती है और ऊपर फलदार वृक्ष भी होते हैं। 1 एकड़ के अंदर 1.25 लाख रुपए से ज्यादा इनकम देने वाला ये प्रयोग निश्चित रूप से छोटे किसानों के लिए बड़ा आशीर्वाद रूप होने वाला है। इसका आधा भी अगर रीवा के प्रगतिशील किसान अपने खेत में कर ले और एक का देखकर दूसरे, दूसरे से देखकर तीसरे, तीसरे से देखकर चौथे किसान तक ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो रीवा की कृषि आय 2.5 गुना बढ़ने की क्षमता रखती है। ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। किसानों को यहां लाकर इसका निदर्शन, प्रगतिशील किसानों को लाकर इसके निदर्शन का प्रयोग करना चाहिए। यहां पर प्राकृतिक खेती करने वाले 2 किसानों का सम्मान किया गया। मित्रों, प्राकृतिक खेती एक ऐसा हमारा परंपरागत प्रयोग है जिसको हम भूल गए। एक ही देसी गाय से 21 एकड़ खेत में खाद के और पेस्टिसाइड्स के उपयोग के बगैर प्राकृतिक खेती होती है। किसान को जगत का ताज कहते हैं, क्योंकि किसान की मेहनत से जो अनाज उत्पन्न होता है वो पूरी दुनिया का, देश का पेट भरने का काम करता है। मगर आप मुझे बताइए भाई, हमें अधिकार है कि वो ही अनाज को जहर से भरकर हम लोगों को खिलाएं। ढेर सारे रोगों के मूल में जाते हैं, चाहे बीपी हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे थायराइड हो, अनेक प्रकार की बीमारियां अनाज में मिश्रित एक केमिकल फर्टिलाइजर से होती है। अब किसान कहेगा मेरी आय का क्या होगा? मगर प्राकृतिक खेती
एक ऐसा प्रयोग है जो गौ माता के गोबर और मूत्र के उपयोग से छोटी छोटी प्राकृतिक चीजों की मिलावट से एक ऐसी व्यवस्था बनती है जो किसान की आय को भी कम नहीं करने देती और उनकी उपज शुद्ध होती है। किसान की आय बढ़ेगी, पानी का बचाव होगा और कई प्रकार के रोगों से अनाज खाने वाले लोगों की मुक्ति होगी। और ये एक्सपेरिमेंट अब छोटा मोटा नहीं है। देश के 40 लाख किसान प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं और ये सिद्ध हो चुका है। मैंने मेरे खुद के खेत में इसका एक्सपेरिमेंट किया है। इससे उत्पादन कम नहीं होता है, उत्पादन बढ़ता है। और मित्रों, जब प्राकृतिक खेती बढ़ने लगी तो विश्वास का संकट आया कि प्राकृतिक खेती का सर्टिफिकेशन कौन सा, ये प्राकृतिक अनाज, ऑर्गेनिक अनाज, इसका सर्टिफिकेशन कौन करेगा। नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से 2 बड़ी कोऑपरेटिव इसका काम कर रही है जो प्राकृतिक खेती की उपज का सर्टिफिकेशन लेबोरेटरी में, विश्व के सबसे आधुनिक लेबोरेटरी में इसका परीक्षण, इसका पैकेजिंग, इसका मार्केटिंग और इसका एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था की है। और आने वाले दिनों में देश भर में 400 से ज्यादा प्रयोगशालाएं किसान को सर्टिफिकेट देगी कि इसका खेत भी प्राकृतिक है और इसकी उपज भी प्राकृतिक है, जो किसान की आय को लगभग 1.5 गुना बढ़ाएगी। दुनिया भर में बहुत बड़ा बाजार है प्राकृतिक खेती का। पूरी दुनिया मान चुकी है कि ऑर्गेनिक अनाज खाने से, ऑर्गेनिक खाना खाने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दुनिया के बाजार में हमारे किसान का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट अच्छे से पहुंच पाए, इसके लिए सर्टिफिकेशन चाहिए, साइंटिफिक टेस्टिंग चाहिए, पैकेजिंग आकर्षक चाहिए और मार्केटिंग की व्यवस्था चाहिए। तो भूमि परीक्षण से सर्टिफिकेशन देना, उपज का लेबोरेटरी में टेस्ट करके सत्यापन करना और आकर्षक पैकेजिंग और मार्केटिंग और एक्सपोर्ट के माध्यम से किसान की आय बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे लाखों निदर्शन फार्म इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस धरती को अपनी मां कहते हैं, इसको सीमेंट कंक्रीट जैसा बना देना कोई बेटे बेटी को शोभा नहीं देता। इसके प्राकृतिक तत्व को, इसके प्राकृतिक गुण को हमें संभाल कर रखना चाहिए। आज यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं, निदर्शन फार्म भी बने हैं। मैं आशा करता हूं कि निदर्शन फार्म रीवा क्षेत्र के हजारों लाखों किसानों के लिए आने वाले दिन में मार्गदर्शन भी करेंगे, पथ प्रदर्शक भी बनेंगे। मित्रों, आज निदर्शन फार्म का नाम बसावन मामा के नाम से रखा है, जिन्होंने प्रकृति के लिए अपने प्राण दिए, पीपल के वृक्ष को बचाने के लिए पूरा जीवन खर्च किया। मैं आज हम सभी को, जो मंच पर बैठे हैं और सामने बैठे हैं, क्या हम तय कर सकते हैं कि हमारे गांव में यहां से जाकर अगली बारिश की मौसम में कम से कम 5 पीपल के वृक्ष बोकर बसावन मामा को हम श्रद्धांजलि देंगे क्या? पीपल के वृक्ष से प्रकृति की अनेक प्रकार से सेवा होती है। बोने वाले से 4 गुना आयुष्य वो वृक्ष का होता है। एक रूप से
आपके जाने के बाद भी वो पीपल का वृक्ष आपको जिंदा रखेगा। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करने वाला कोई वृक्ष है तो ये पीपल का वृक्ष होते हैं। और ये पुण्य कार्य भी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में गाया है कि वृक्षों में मैं पीपल हूं, तो स्वयं विष्णु का वास जिसमें है वो पीपल का वृक्ष होता है। इसको कोई काटता भी नहीं है। एक लिए बोल दीजिए, अपने सर से बड़ा कर दीजिए, वो 200-300 साल तक धरती माँ की, लोगों की और प्रकृति की सेवा करता रहेगा। हम सब आज बसावन मामा को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 पीपल के वृक्ष बोकर अपने सर से बड़ा करने का संकल्प कर जाए। और ये जो निदर्शन फार्म बना है वो गौ सेवा करने वालों के लिए, पशुपालकों के लिए और प्रकृति की सेवा कर प्राकृतिक खेती की ओर जाकर समृद्ध बनने वाले किसानों के लिए पथ प्रदर्शक बनता रहे, यही मेरी अभ्यर्थना है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय। कार्यक्रम में हम हमारे समस्त अतिथि अब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। उसके पूर्व हम उनके प्रति कृतज्ञ भाव ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे बीच देकर हम सभी को कृतार्थ किया। धन्यवाद। जय हिंद। हाथ ऊपर उठाकर कहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद आप सभी को एक बार पुनः। कापना संतान के सुख से वंचित है। बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,